जरूरी ना जीतना जरूरी, जीवन एक खेल है बस खेलना ज़रूरी। आज किरदार के इस शो में हम एक खास रंग लेकर आपके पास आए हैं और आज हम हैं एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे जहाँ पे भविष्य के सपने बुने जाते हैं, नए नए सपनों को जीना सिखाया जाता है। हम हैं यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश स्टेट ब्रांच भोपाल में, और इस एसोसिएशन ने एक मील के पत्थर बनाए हैं हमारे देश के लिए और ऐसे ऐसे जाबाज खिलाड़ियों को, लोगों को मजबूत बनाया है, जीवन जीना सिखाया है, जिसके साथ आप भी जुड़ के देखेंगे कि किस तरीके से जिंदगी को नए आयाम दिए जाते हैं। अपने दिल के, अपने दिमाग की, अपनी किताबों पर एक नए पन्ने रचने का इतिहास बनाने के लिए आज हम आपको इस शो में लेके आए हैं जिसका नाम है किरदार। और दोस्तों, जिस तरीके से हम हमेशा अपने प्रोग्राम में एक ऐसी प्रतिष्ठित शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपना एक नया मुकाम बनाया है, खास मुकाम बनाया है, वैसे ही आज 3 हस्तियां हमारे साथ हैं। देख रहे हैं किरदार के नए रंग आप हमारे साथ हैं। अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज जौहरी है और मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, भोपाल में हमारा राज्य कार्यालय है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का पद पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं और साथ में ही मध्य प्रदेश राज्य में राज्य चेयरमैन के पद पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं इस संस्था के लिए। अच्छा, आपका परिचय जानना चाहेंगे? नमस्कार, मैं विनोद निगम नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्टेट ट्रेजरर हूँ और भोपाल की एक यूनिट है PNG यूनिट, उसका सेक्रेटरी। नमस्कार, मैं श्रीपाद कुंडले, मैं वर्तमान में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हूँ और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में स्टेट सेक्रेटरी हूँ और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका सदस्य हूँ और जो नेशनल काउंसिल है उसका भी मैं मेंबर हूँ। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारा एक शो विशेष रूप से तैयार किया गया है किरदार नाम से। इस किरदार में हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से किरदार का निभाया जाता है, किरदार बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। आज हमारा किरदार है यूथ हॉस्टल। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी पहचान, आपका कार्यक्षेत्र या व्यक्तित्व यूथ हॉस्टल का किस तरीके से आप लोगों ने रचा बुना, उसका ताना बाना बुना। ये देखिए, इस संस्था, ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हमारा जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है। इसकी शुरुआत जर्मन के एक टीचर थे सर रिचर्ड शर्मन, वो उनके द्वारा की गई थी। वो छुट्टियों में अपने स्कूल के बच्चों को लेके ट्रैक करने या छोटे छोटे गाँवों को एक्सप्लोर करने के लिए जाया करते थे। तो वहाँ बच्चों को ठहरने की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, बच्चे कहाँ रुके। तो उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग को एज ए हॉस्टल की तरह यूज करना शुरू किया कि रात में स्टे करने के लिए। और ये कॉन्सेप्ट उनको इतना अच्छा लगा, फिर उन्होंने क्यों ना इस तरह की संस्था ही बनाई जाए जो हॉस्टलिंग कम खर्चे में एक अच्छी और स्वस्थ सुंदर जगह लोगों को जो देशाटन के लिए या जो ट्रैकिंग के लिए जो घूमने युवा निकलता है उसको जगह मिले। और इस तरह ये यूथ हॉस्टल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इंडिया में, भारत में हमारे 1949 में मैसूर से इसकी शुरुआत हुई। मैसूर में महाराजा कॉलेज जो है, वहाँ के 3 प्रोफेसर्स ने मिलकर इसको शुरुआत किया और 2 साल बाद इसको इसका हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट किया गया। पर इसमें जहां हमारा इसका मुख्य उद्देश्य था कि हॉस्टलिंग हम प्रोवाइड करें, पर हमने अपने देश में हॉस्टलिंग के साथ साथ इसको एडवेंचर, साहसिक खेलों को भी जोड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि युवाओं में साहसिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। और डेफिनेटली जब आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट को करने के लिए निकलते हैं तो आप में एक स्टेमिना, आप में एक जोश, आप में एक जुनून, आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है अगर आप उस ट्रैक को या उस एक्टिविटी को जब पूरा करते हैं। और एडवेंचर स्पोर्ट एक बहुत रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें वाटर स्पोर्ट भी शामिल होते हैं, एयर स्पोर्ट भी शामिल होते हैं और लैंड स्पोर्ट भी शामिल होते हैं। हम जैसा यहाँ पे यूथ हॉस्टल के अंदर ट्रैकिंग करवाते हैं, कैनोइंग भी कराते हैं, रिवर राफ्टिंग भी कराते हैं, पैरासेलिंग भी कराते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कराते हैं, माउंटेनिंग भी होता है। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए हम नेचर स्टडी प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। हम पैसा कमाने के उद्देश्य ये सब गतिविधियों में नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस संस्था में कोई भी पेड एम्प्लॉय नहीं है।
सब वॉलंटियर्स हैं, सब स्वयंसेवी हैं, हाँ। और जिसको जितना समय मिलता है हाँ। वो इस संस्था के लिए देता है। जी। पर हाँ, हम तीनों को थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है क्योंकि हम पदाधिकारी बन चुके हैं। तो पदाधिकारी की जवाबदारियां दूसरी हो जाती हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं, जो कैंप लीडर्स होते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी जवाबदारियां दूसरी हो जाती हैं। तो ये एक समाज के प्रति हमारा क्या नैतिक दायित्व होता है, हम आने वाली पीढ़ी को कुछ ऐसा देके जाए कि वो उसको आगे भी ट्रांसफर कर सके। तो यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं कि बच्चों को आज की मोबाइल से अलग हटाएं, टीवी से अलग हटाएं, जंगलों में लेके जाएं, चिड़ियों की चहचहाट सुनाएं, नदियों की कलकल उनको सुनाएं, ताकि वो एक नेचर को समझे, एंजॉय करे और उसके प्रति अपनी जवाबदारी को महसूस करे कि हमें इस धरोहर को बचाना है। पृथ्वी एक ही है, उसके बाद कोई दूसरी पृथ्वी हमें नहीं मिलने वाली। तो कम से कम हमारे पीछे जो जनरेशन है उसके लिए हम एक अच्छा स्वस्थ और सुंदर माहौल छोड़ के जाए। यही उद्देश्य को लेके हम यूथ हॉस्टल में काम करने आते हैं। विनोद जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जब आपने यूथ हॉस्टल ज्वाइन किया था तब आपकी उम्र क्या थी? तब मेरी उम्र हो गई मुश्किल से 30 साल की, 28-30 साल की हो गई। मतलब आपने ज्वाइन किया एक प्रतिभागी के रूप में और आज आप एक एक्सपर्ट के रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये कह सकते ये हैं। कह सकते हैं। तो वैसे मैंने ज्वाइन किया था एज ए लीडर, अच्छा, एज ए लीडर किया था। कैंप लीडर दिया था। मैंने भी आपको बताया कि कारगिल में मैं हाँ। कैंप लीडर था, जी। तो एज ए कैंप लीडर मैंने ज्वाइन किया। तो वो आपका पहला जो प्रोग्राम रहा होगा, एक्टिविटी रही होगी, वो कौन सी थी? पहले यही थी ट्रेनिंग में, हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग अच्छा। जो था उसको कंडक्ट, यहाँ करीब 50 से 70 पार्टिसिपेंट आते थे, उनको ट्रैक कराना होता था। जी जी। जो कि जंस्कार जिला है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के जिले जो हैं श्रीनगर है, जम्मू है और लेह है, अच्छा। पर एक चौथा जंस्कार जिला भी है। अच्छा। तो जंस्कार जिले में मेरी वो हुई थी। ओके, तो पहली आपने हाँ। वहाँ पे एक्टिविटी आपने किया एक्टिविटी, होगा। हाँ। क्या अनुभव रहा होगा वहाँ पे जब आप पहली बार गए? क्योंकि एक अलग दुनिया में एक प्रवेश हो गया आपका, समझ लीजिए। तो कैसा, क्या आपको महसूस हुआ होगा? देखिए, मेरा बैकग्राउंड जो था माउंटेनियरिंग का था थोड़ा। जी। माउंटेनियरिंग का मैंने कोर्स किया था, हाँ। तो उसके कारण मुझे ज्यादा वो नहीं हुआ। हाँ। पर अरे दिल के अंदर वो था, एक जज्बा हाँ। था कि मुझे ये काम और तो- एकदम मुझे लद्दाख भेजा गया। हाँ, तो वो थोड़ा हाँ। रोमांचित करने रोमांचित वाली चीज़, करे। बिल्कुल। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किरदार में एक सवाल हम लोग रखते हैं कि जब हम सामान्य व्यक्ति होते हैं, एक आम इंसान होते हैं, तो एक अलग होते हैं, लेकिन जब हम किसी एक्टिविटी से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, तो आप दोनों सामान्य और प्रोफेशनल्स में कैसे आप लोग अपने आप को ढालते हैं? देखिए, जो यूथ हॉस्टल की एक्टिविटी है उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है जी। कि हमें ऑटोमेटिकली हाँ। विपरीत परिस्थितियों से सामना करने का अनुभव हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि यदि मुझे अभी कहा जाए कि आपको 1 घंटे के अंदर एक अनजानी जगह पे जाना है, जी। मुझे उसकी तैयारी करने में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बिना खाने के, बिना सही सोने की जगह पे, बिना सही सामान के भी वहां पे सरवाइव कर सकता हूँ। अच्छा। तो ये जो एक कहना चाहिए एबिलिटी होती है, ये यूथ हॉस्टल में ऑटोमेटिकली आ जाती है, नेचुरली आ जाती है। क्योंकि आप कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, बट यू हैव टू सर्वाइव बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है। और जो मैं एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट बताना चाह रहा था यूथ हॉस्टल का, कि देखिए, जो स्टूडेंट होता है वो एनसीसी के माध्यम से या एनएसएस के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में, खासकर से एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब वो नौकरी में चला जाता है तब उसके लिए एवेन्यूज नहीं होते, क्योंकि तब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यूथ हॉस्टल की जो एक्टिविटी है, इसको भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, जैसे बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनी हो गई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको जो हमारी राष्ट्रीय ट्रैकिंग एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करने का 1 महीने का स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है उन युवाओं के लिए जो अपना शैक्षणिक करियर कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर नाउ इन सम जॉब। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये एक, जब हम पदाधिकारी बनते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी ज्यादा जवाबदारी होती है, लेकिन जब पदाधिकारी बनते हैं तो लगभग हमें 5 से 8 साल का अनुभव होता है। तो उसमें जो हम लोगों ने ट्रैकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, जो दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उसके माध्यम से मेरे ख्याल से हमें इतना अनुभव हो जाता है कि देन वी आर एबल टू डील विद दी
being an office bearer of the association. जैसे Thank you. अभी हम लोग देख रहे हैं युवाओं के पास जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में अपन युवाओं को कैसे इसमें जोड़ते हैं आप लोग? देखिए, एक कितना भी व्यक्ति बिजी हो, हाँ। लेकिन एक नेचर एक ऐसी चीज है कि उसका अट्रैक्शन तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके दिल में होता ही है। तो एक बार वो हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ले, बस एक बार, उसके बाद वो खुद ढूंढता है कि अगली एक्टिविटी कब हो रही है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये होती है, जो हमारे माध्यमों से हम ये कोशिश करते हैं कि व्यक्ति जो है वो कम से कम एक बार, खासतौर से युवा, एक बार हमारी एक्टिविटी में जरूर शामिल हो, उसके बाद हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इतना बढ़िया सेटिंग होती है पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एक्टिविटी समुद्र में भी हो रही है, जैसे गोवा में होती है, हमारी एक्टिविटी राजस्थान में भी हो रही है, राइट अप टू दी डेजर्ट ऑफ जैसलमेर, और पहाड़ों में तो खैर पूरे हो ही रही है, पूरे हिमालय में, वेस्ट बंगाल से लेकर के हिमाचल। अच्छा। तो खासतौर से पहाड़ों में चूंकि एडवेंचर एक्टिविटी का ज्यादा स्कोप होता है, बट वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर एक्टिविटी इन एंटायर पार्ट ऑफ द इंडिया। सो जो पार्टिसिपेंट है उसको डेजर्ट का भी अनुभव हो जाता है, उससे समुद्र का भी अनुभव हो जाता है, जैसे हमारे जो गोवा में ट्रैक्स हैं, और निश्चित रूप से हिमालयन में जो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसमें उसको जो अपना माइट हिमालय है उसका तो दर्शन होता ही होता है, और उसकी जो फ्लोरा फौना है उसे देखने का मौका मिलता है। तो आपको लगता है कि मतलब ये जो इतनी आप लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, इतनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो युवाओं को आपने बहुत अच्छे से इसमें जोड़ लिया अपने साथ, और उनके ऊपर जो स्ट्रेस है काम का, वर्किंग आवर्स जो बढ़ गए हैं उनके ऊपर, जिम्मेदारियां जो बढ़ गई, तो उससे लगता है कि आपको एक जो मानसिक शांति की तरफ उन लोग अग्रसर हो रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। हालांकि निश्चित रूप से देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और अधिक से अधिक संख्या में हम कोशिश कर रहे हैं कि युवा हमसे जुड़े। तो निश्चित रूप से जो कुछ हम अभी कर पा रहे हैं, जैसे बताया कि लोकल लेवल पे भी हम वन डे एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें जिसको ज्यादा समय नहीं निकाल पाता है तो वो एक दिन की एक्टिविटी होती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हर शहर के आसपास बहुत सारी महत्वपूर्ण अनएक्सप्लोर्ड जगह होती है, तो वहां पे हम उनको लेकर के जाते हैं, और इस तरह से फिर वो हमारे स्टेट लेवल की एक्टिविटी और नेशनल लेवल की एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और निश्चित रूप से जो भी हमारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, he feel always himself enriched after any of our program. यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा, जैसे अभी श्रीपाद ने आपको बताया कि हम लोकल एक्टिविटीज भी करते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। पहले हम पचमढ़ी, जो हमारा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का, वहाँ पे हम जंगल ट्रैक ऑर्गेनाइज किया करते थे, पर अब पूरा जंगल जो है वो टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ जंगल में जाने की परमिशन नहीं है, और इवन वहाँ जो जंगलों के अंदर बोरी में, काजरी में, रोडी घाट में जो गाँव बसे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया, तो टोटली अनएक्सप्लोर्ड उसको एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम लोगों ने अब ये शुरू किया कि हम लोग 3-3 दिन के 4-4 दिन के पैकेज टूर्स बना रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने बरसात के मौसम का फायदा, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में इस समय बरसात बहुत अच्छी हुई है, सारे आसपास जो टेम्पररी झरने बनते हैं, खूब पानी है उनमें, तो हम लोगों ने मानसून मस्ती विद मालवा के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जो आज खत्म हुआ है, 11 तारीख को शुरू हुआ, और इसमें करीबन 35 लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने इंदौर में उनको बेस कैंप बनाया, एक होटल में उनको ठहराया, और रोज उनको एक फॉल पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे दिन भर वो बिताते हैं, एंजॉय करते हैं। और आज कल उन लोगों ने पूरा मांडू एक्सप्लोर किया है, और आज फ्लैग होस्टिंग के बाद सब लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे। इंडिया सुन रहे हो, मध्य प्रदेश सुन रहे हो, भोपाल सुन रहे हो, कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है। छोटे छोटे टूर पैकेज बनाए जा रहे हैं, और हमें ललचाया जा रहा है कि हम जल्दी जल्दी इसमें शामिल हों, और पहाड़ों को देखिए, कभी रेगिस्तान को देखिए, कभी समुद्र में तैरे, सब सारी चीजों के आनंद ले। यदि ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, प्रकृति ने हमें इतनी सारी खूबसूरत चीजें दी है, तो क्यों ना हम उसका भी लुत्फ उठाएं। तो जोहरी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब आप इसमें जुड़े होंगे, यूथ हॉस्टल में जुड़े होंगे, आपको कैसे पता चला कि ऐसी कोई चीज है जहाँ पे जाके मैं अपने उन अरमानों को पूरा कर सकता हूँ जो अभी तक छूटे हुए हैं मुझसे? कैसे पता चला? मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं पहले बैंक में नौकरी करता था जी। और जब मुझे पता चला कि बैंक से स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है 30 दिन की, एक वो लालच था कि मुझे अपनी पर्सनल छुट्टियाँ खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा मेरा शौक है फोटोग्राफी का। ये जब आप कब की बात बता रहे हैं, आप जब कितने साल के थे? मैं 84 में जब मैंने बैंक ज्वाइन ही किया था, मुश्किल से मेरी एज रही होगी, मान के चले आप
1984 में मैंने ज्वाइन किया था बैंक को, और उसी दौरान फिर मैंने को यूथ हॉस्टल की। तो मतलब आप हमारे दर्शक देख रहे हैं कि कितनी यंग एज में इन्होंने यूथ हॉस्टल का वो खजाना खोज लिया था, जिसको 37 इयर्स होने को आ रहे हैं मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। और फोटोग्राफी के कारण मुझे लगा कि यूथ हॉस्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुँच पाएगा या कोई ट्रेवल एजेंट नहीं पहुँचा सकता। और डेफिनेटली ये शौक मेरा ही था जिसने मुझे हॉस्टल के सारे ट्रैक करने के लिए मोटिवेट किया, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो दार्जिलिंग का संदकफू ट्रैक हो, चाहे वो आप हिमाचल के हमारे चंद्रखानी, सरपास, ये सारे ट्रैक्स हो। मतलब इतने वैरायटी ऑफ ट्रैक्स यूथ हॉस्टल में होते हैं, और सब ट्रैक जो है अपने आप में एक माइलस्टोन है। आप किसी ट्रैक को दूसरे ट्रैक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान का जो फ्लेवर आपको राजस्थान के डेजर्ट ट्रैक में मिलेगा वो फ्लेवर आपको गोवा में नहीं मिलेगा, और जो गोवा में मिलेगा वो आपको लद्दाख लेह में नहीं मिलेगा, और जो लद्दाख लेह में जो फ्लेवर मिलेगा वो आपको ऊटी में वो फ्लेवर नहीं मिलेगा। तो इस तरह के वैरायटी ऑफ टेस्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे। और डेफिनेटली फोटोग्राफी की जो लैंडस्केप्स आपको कवर करने में मिलते हैं, और कैंडिड फोटोग्राफी करने में जो पर्सनैलिटीज आपको मिलती हैं, गांव वालों का जो बिहेवियर आपके साथ है, आप जितना इंटीरियर में जाते हैं गांव वाले और जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो इतने आपसे खुश होकर मिलते हैं कि लगता है मतलब जैसे बरसों पुराने किसी अपने परिचित से मिलने आए। मतलब हमारा देश ही तो इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि यहाँ इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतनी सारे रहन सहन के तरीके हैं, खान पान के तरीके हैं कि हमें वो सारी चीजें इन एक्टिविटीज के माध्यम से देखने को, सुनने को, खाने को मिलती है। तो क्यों ना अपने शौक को पूरा करें। यदि आप में से कोई फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो आप भी जुड़ जाइए इससे और अपने शौक पूरे कीजिए, घूमे फिरिए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जब आप किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी को पूरा करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी और बहुत सारे सुकून के पल भी आते होंगे। तो आप वो दोनों ही पलों के साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं? जब सुकून होता है तो कैसे एंजॉय करते हैं? देखिए, सुकून तो फिर नेचुरल में आपको सुकून ही सुकून है। हाँ। और जहाँ ये है अदर वो है उसमें जैसे आपका माउंटेन्स में है, वहाँ पे पानी गिर गया, हाँ। तो फिर वो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हम लोगों जी, को। जी। तो या वो बड़ा कुछ कठिन हो जाता है उस समय। कठिन हो जाता है। जी, जी। कई बार हमें वाइल्ड एनिमल्स भी मिल जाते हैं, अच्छा। बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है। जी। कई बार पानी में से निकलना है, रिवर क्रॉसिंग करना है, जी। तो रास्ते वस्ते हम लोग लेके रोप चलते हैं, वगैरह हाँ, चलते हैं, हाँ। उससे जो है पकड़ के जो है हाँ, पार और जैसे यहाँ भोपाल में ही आपका कई अच्छे स्पॉट हैं, कटोरिया है, ये है आपका अमरगढ़ फॉल है, ये जो है काफी सुंदर भी है जगह और रिस्की हाँ, भी है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे चुनौती और सुकून आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, चुनौतियाँ दो तरह से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की, जैसे कई बार आप जा रहे हैं, पता पड़ा कि यू नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, तब उसको डील करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि वी आर हियर फॉर अ राइट ऑब्जेक्टिव। मतलब हम जब भी जाते हैं तो जंगल संरक्षण की बात, वहाँ का एनवायरमेंट है, जो हमारा एक जो सूत्र वाक्य होता है कि टेक नथिंग बट फोटोग्राफ एंड लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। तो ये दो हमारे बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि उद्देश्य हैं कि कभी हम जाते हैं हमें कोशिश करते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, इंक्लूडिंग उनकी रहन सहन। कोशिश करते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम ये इंस्ट्रक्शन दें कि वो किसी तरह का ऐसा कमेंट ना करें जिससे कि उन्हें तकलीफ हो। तो कई बार निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि बिल्कुल, हालांकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी पहले रेकी करके आती है एक टीम। तो जो रेकी टीम करके आती है वो पूरी जो उसकी डिफिकल्टीज होती हैं उसको वो इवॉल्व कर लेती है, उसको एनालिसिस कर लेती है, उसके बाद ही हम लोग ट्रैक करते हैं। तो जो हमारा रेकी करने वाला दल होता है वो पूरी समस्याओं का समाधान ढूंढ करके लाता है। तो ऐसा सच तो नहीं आता। जब इंडिविजुअली बात करें तो मैं जब एक लद्दाख ट्रैक में गया था, मनोज जोरी मेरे अगले बैच में थे, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे कारण हुए कि जो हमारा अगला, क्योंकि हमारा सर्कुलर ट्रैक पर ट्रैक होता है, एवरी डे यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट कैंप। जो हमारा नेक्स्ट कैंप था उसमें क्या हुआ कि किसी कारण से वो आगे नहीं जाता बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइडिंग एंड ऑल। तो उन्होंने कहा आपके लिए हमारी जगह ही नहीं रुकने के लिए। तो अब हम लोग के लिए थे कि हम लोग कहाँ रुकेंगे इतनी ठंड में, बट somehow they were able to manage the alternate arrangement for us। तो इस तरह की दुश्वारियां आती रहती हैं, लेकिन उसी को हैंडल करना। और आज हम मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे
या हमारा कोई भी शॉर्ट नोटिस पे जा सकता है। उसका कारण यही है कि हम जानते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हम वहाँ पे किसी न किसी तरह कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं समझता हूँ कि यूथ हॉस्टल की एक्टिविटीज में हम इतने बरसों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुकून के पल बहुत अच्छा। और जो सबसे मेन चीज होती है कि आपको कितने ही आपको परेशानी हो, रात में आपको आप चूंकि थके हुए होते हैं, तो रात में आपको चाहे सोने के लिए सिंपल नीचे कंबल हो, अच्छी खासी ठंड हो, नींद बहुत अच्छी आती है। और मैं जानता हूँ कि नींद जो होती है वो जो सुकून देती है, अगर आपको अच्छी नींद मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई सुकून होता नहीं। आप सहमत हैं इनसे? सहमत। उसके साथ मैं कुछ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जब हम ऐसे पदाधिकारी बन जाते हैं तो हमारे लिए सुकून की डेफिनेशन बदल जाती है। जब हम पार्टिसिपेट करके जाते हैं तब तो ये जो श्रीपाद ने बताया कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून होता है कि अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोने को जाए, अच्छा व्यवस्था अच्छी से हो। पर जब हम पदाधिकारी बनते हैं तो सुकून का पल ये होता है कि जिस ट्रैक में हजारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब सही सलामत वापस आ जाए, और जब वो हमसे बिछड़ के जाए तो हमसे गले मिल के जाए। और रोते हुए कई पार्टिसिपेंट तो ऐसे रोते हैं कि सारे ट्रैक आपने 7 दिन में क्यों खत्म कर दिया, इसको 4 दिन और क्यों नहीं बढ़ा सकते। ये सबसे बड़ा सुकून होता है, ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट होता है। मतलब ये अवार्ड है, आपने अवार्ड जिसको कह सकते हैं। यदि कोई बंदा जाते समय आपसे बोल रहा है कि हमें नहीं जाना, तो ये आप लोगों की जीत है, ये उस इवेंट की जीत है जो आप लोगों को। मैं जैसे लद्दाख हम लोग गए थे, मैंने सबसे पहला ट्रैक किया, कॉलेज से जस्ट पास आउट थे, तो कॉलेज की जो गर्मी होती है वो जोड़ने के साथ हम लोग पहुंचे। श्रीनगर में बेस कैंप था, और जिस होटल में हमको जब बेस कैंप था उसमें लकड़ी की फ्लोर थी। और थोड़ी देर बाद रात में 1:30 बजे गुजरात के एक करीब 10-15 लड़कों का ग्रुप आया। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत एडजस्ट होने टाइम लगा। और पर गुजराती बात बहुत करते हैं, आपको मालूम ये बात मालूम है। वो करते करते 3 बज गया, तो हमने उनसे कहा भाई अब सो जाओ, सुबह अपने को ट्रैक पे चलना है। तो उसमें एक ने बोल दिया कि जब बर्तन खड़खड़ा होते तो खड़खड़ाते हैं। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बर्तन इंसानों में अंतर नहीं होता, और हम लोगों के बीच में काफी गर्मा गर्मी। और फिर बीच में वार्डन आके हम लोगों को अलग कमरे में शिफ्ट किया, उनका अलग। फिर जब हम बेस कैंप पे पहुंचे, वहाँ पे अपने ट्रैक पे देखा कि वो हमारे ग्रुप में हम 4 लोग थे भोपाल से, और उनका करीब 15-20 का ग्रुप था। और फाइनली फिर जब ग्रुप लीडर बना तो डेफिनेटली वो भी गुजराती बन गया। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख के बोलते यार अब तो ट्रैक की ऐसी हो गया। पर यू वोंट बिलीव, वो 12 दिन का ट्रैक था। जब हम ट्रैक खत्म करके अपने अपने शहरों के लिए निकलने वाले थे, वो भी रो रहे थे और हम भी रो रहे थे। और उनमें से आज भी कई, आज तक मतलब ये बता रहा हूँ 87 की बात है, 87 में ये ट्रैक किया था। आज भी उसमें से कई मित्र हमारे आज भी हमसे संपर्क में, बहुत बड़ी बात। कुछ दादा भी बन गए हैं, कुछ के पोते भी हो गए हैं, पर आज भी हम लोग संपर्क में हैं। और यही इस हॉस्टल का सबसे बड़ा मतलब एक रस, जैसे कहते हैं सुगंध, कह सकते हैं कि सुगंध है यहाँ की, कि आप इस तरीके से इस चीज को पिरोते हैं माला को कि सब बिल्कुल मन के एकदम जमे हुए रहे। और दूसरी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यूथ हॉस्टल के कारण पूरे देश में आप यहाँ बैठ के बोलिए आपको किस राज्य में क्या चीज चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बोलिए, जम्मू में बोलिए, अंडमान निकोबार में बोलिए, चेन्नई में बोलिए, हम यहीं से एक फोन घुमाएंगे और आपके लिए सारी व्यवस्थाएं। हर हॉस्टल, हर स्टेट में हमारे दोस्त हैं, यूथ हॉस्टलर्स हैं, जो एक टांग पे खड़े हैं। आप एक कॉल तो कर दिए, सब काम छोड़ के आपकी मदद के लिए। कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए आप ये बताइए, और कहाँ चाहिए ये बताइए। आधे घंटे के अंदर वो ब्लड ग्रुप आपके लिए अरेंज करके आते हैं। नॉट इवन भोपाल, आप शहर पूरे देश के किसी कोने में बोलिए, वहां आपके लिए ब्लड की व्यवस्था होती है। इससे बड़ी सेवा, समाज सेवा, और इससे मैं गर्व महसूस करता हूँ कि यूथ हॉस्टल ने मुझे ऐसे साथी दिए। विनोद जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि पूरे देश को एक ही जगह पे उन्होंने बना दिया, एक पिन पॉइंट पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। क्या होता है कि जब हम लोगों का कैंप रिपोर्टिंग डेट होती है, फर्स्ट नाइट में अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर के अलग अलग उसके जो है पार्टिसिपेंट हमारे साथ है। और फर्स्ट डे देखा है मैंने कि वो बोलते हैं हमारा ये ग्रुप है तो हम यहाँ सोएंगे, हम यहाँ सोएंगे, हम यहाँ सोएंगे, क्योंकि टेंट एकोमोडेशन रहता है। तो उसमें ये रहता है कि खूब लड़ाई होती हैं, लड़ाई झगड़े खूब होते हैं। और उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो जब लास्ट डे होता था तो मैंने अच्छे मतलब 15 साल से लेके 65-70 साल के लोगों में आंसुओं को देखा है। और उस जमाने में हम लोग मजाक में कहते थे कि अब लास्ट दिन है और डायरिया हो जाएगा सबको। डायरिया मतलब सबकी डायरी निकल जाएगी। अच्छा। तो डायरी मतलब डायरी निकल जाना, डायरी में लिखेंगे सारे, क्योंकि ये मोबाइल थे नहीं उस जमाने में।
तो वो सबके फोन नंबर नोट करना, एड्रेस नोट करना, ये सब काम होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज कोई भी जैसे हमारे भोपाल में आता है, गुजरात का बंदा भोपाल में आया, बंगाल, तो वो होटल में नहीं रुकेगा। अच्छा। वो हम पहले या मैं उनके घर जाऊंगा तो उनके घर वो खुद ही बोलेंगे कि आप हमारे घर रुकिए, आप होटल में नहीं रुक सकते, बिल्कुल खातिरदारी बिल्कुल आपकी को। तो ऐसी दोस्ती हो जाती है पहाड़ों की। और पहाड़ों को एक बार जो पहाड़ों में चला जाता है तो आपने सुना होगा कि माउंटेन जो होता है वो उसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो एक बार आप पहाड़ों में चले जाएंगे तो वो मैग्नेटिक आपको बार बार फील्ड जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ये तो बहुत ही मतलब एक आकर्षण वाली बात है कि आपको बार बार तो देखेंगे ना आपके हाथ में ऐसे होंगे कि बस हम चले चले जाएंगे, जाएंगे। जल्दी से हमारा वो हो जाए। हाँ। जब हमारी बातचीत हो रही थी तब मेरे दिल में आ रहा था कि मैं बहुत समय से सोच रही हूँ कि इसके मेंबर बनना है, इसका मेंबर बनना है। फिर लगा कि अब तो मैं बन के ही रहूंगी, एक मौका अपने आप को और देना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। ऐसा लगता है ना कि हमें लगता है कि हम शायद वो नहीं कर पाएंगे, पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, अपने अंदर पहले से अपन एक भावना बना। आपने बहुत अच्छी बात की, जब आपको आप जाते हैं कि आपको मालूम है कि आज 15 किलोमीटर का ट्रैक करना है और आपको रूट पता नहीं कि कैसा टेरेन है। हाँ। पर आप जब ग्रुप में होते हैं ना तो ग्रुप वाले सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। कोई डर से निकलना बाहर नहीं होगा। आप ये एक छोटा सा इंडिया बन जाता है, छोटा सा परिवार बन जाता है कि 25-30 लोगों का, और सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं, बीच में नहीं छोड़ेंगे, लेके जाएंगे तेरे को पूरा, कैसे भी करके लेके जाएंगे, तो तुम्हें लेके जाएंगे और बेचारा पूरा सबके साथ मिलकर वो पूरा ट्रैक भी करते हैं। अब हम आप सभी से ये पूछना चाहेंगे कि हमारा हेडशॉप प्रोडक्शन हाउस है, हमारा एक किरदार शो है, इस शो के बारे में कुछ चंद लाइनें आप सबसे सुनना चाहेंगे हम। जैसा कि मुझे पता चला कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप लोगों ने हमको चुना अपने शो के लिए, बड़ी खुशी भी हुई। पर मुझे मालूम है कि आप बड़ी बड़ी शख्सियतों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक नया टेस्ट और एक इंटरनल कहना चाहिए कि पर्सनालिटी का उसके पीछे क्या है वो आप पब्लिक के सामने ला, तो उससे बिल्कुल क्लियर होता है। वो भी तो हमारे जैसे ही हैं, वो भी तो हमारे जैसे ही रहते हैं, पर उनमें कुछ खास बात है जिसके कारण आज वो इस तरह के लीड लेते हैं। कहीं ना कहीं आपके शो को देख के कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है, मिलेगा। और हम चाहते हैं कि युवा और जितने भी लोग, युवा नहीं, हम जैसे लोग भी, हम जैसे उम्र के लोग भी कोशिश करें कि ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को एक्सप्लोर करें, मौका दें अपने आप को कि आपकी अंदर की जो क्षमताएं हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में 50% से भी कम अपनी क्षमताओं का यूज करता है, सब वेस्ट चला जाता है उसके साथ ही। तो बेहतर है कि एक मौका अपने आप को दीजिए और जानिए क्षमताओं को पहचानिए। मैं आपके इस बहुत ही प्रसिद्ध इस YouTube के माध्यम से मैं ये सभी दर्शकों से और सभी साथियों से कहना चाहूंगा, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साल में कोई भी एक ट्रैक जरूर कीजिए। इससे एक तो आपकी बॉडी में कितना स्टैमिना है ये आपको पता चल जाएगा, एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा और साल भर वो एनर्जी लेवल आपको आपका चाहे वो जॉब हो चाहे वो आपकी पढ़ाई हो करने में मदद करेगा और आपके दिल में ये जज्बा पैदा करता है कि ये मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ा जज्बा जो पैदा होता है कि हम मैं कोई भी काम, चाहे मैं ट्रैक हो, चाहे मैं पढ़ाई हो, चाहे मेरा जॉब हो, चाहे मेरा असाइनमेंट हो, चाहे मेरा प्रोजेक्ट हो, यस आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस मैं मेरे ट्रैक के दौरान अपने प्रतिभागियों के दिल में डालता हूं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सर आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, जैसे मेरी पहली आपसे बात हुई तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आपसे आपके YouTube चैनल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि आपने इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के इंटरव्यू लिए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जैसे नाची लोगों को आप लोग जो कर रहे हैं ना वो हर कोई नहीं कर सकता है। जैसा मनोज सर ने बताया अभी आपको, मैं थोड़ी सी दो बात बताना चाहूंगा कि मेरे साथ दो बड़े इंसिडेंट हुए थे। दो 80 साल के सीनियर सिटीजन थे, जो 4-5 जगह मणिकरण के ऊपर, वहां से वो अपना रक्षक में अपना, क्योंकि हमें अपना सामान खुद ढोना पड़ता है, तो मैंने उनसे कहा, मुझे बड़ी दया आई उनके ऊपर, मैंने कहा कि आप जो है आपका सामान मुझे दे दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहले सर हम 45 से हम जो है माउंटेन्स में विचरण कर रहे हैं और हम नहीं दे सकते, आप खुद ही उठाएंगे। तो मुझे उन पर बड़ा वो हुआ, गर्व होता है ना, हाँ गर्व हुआ कि आप मतलब हम उस एज में नहीं कर सकते जितना। और दूसरा एक मेरे साथ दिल्ली के एक
करीब उनका वेट था 125 kg और वो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं था कैंप में। मैंने कहा नहीं आप जा सकते हो, कहले नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ, मैं करीब 100 कदम भी नहीं पहाड़ों में चढ़ सकता हूँ, मेरी सांस फूलती है। मैंने कहा नहीं आप जा सकते हैं। तो और वो गए, कंप्लीट ट्रेक करा उन्होंने, करीब 60-70 किलोमीटर का ट्रेक होगा, 7-8 दिन का टाइम रहता है कि 60-70 किलोमीटर का ट्रेक करके जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे इतना वो किया कि नहीं कि आपके कारण मैं जो आज भी उनके क्या मेरे पास जो है वो रखे हुए हैं। मतलब उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था, नहीं लेकिन था। आपको आपने उनको विश्वास भी दिया और आपको विश्वास था कि वो कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात 2 ब्लाइंड थे, हस्बैंड वाइफ, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो उन्होंने भी पूरा साहबाज जो है ये ट्रेक पूरा करा। उनके बच्चे मेरे पास बेस कैंप में ही रहे थे। अच्छा। पर वो दोनों ब्लाइंड जो है हाँ। उन्होंने कंप्लीट करा। मुझे उन पे बड़ा वो हुआ कि देखो हम लोग तो दिखता है हाँ, जो उसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारी हाँ। चीजों के लिए बहाने बनाते हैं, हाँ। लेकिन जिनके अंदर जज्बा होता है वो जज्बा। आँख होना ना होना उनके लिए इतना मैटर नहीं जी, करता। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि किरदार के माध्यम से जो आपका यूट्यूब का चैनल है, हम उन लोगों तक भी पहुँच पाएगी हमारी बात, जी। जिन तक आज तक जिनको यूथ हॉस्टल के बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से इस तरह के जो वी विल ऑल्सो थिंक कि हाउ टू यूटिलाइज दी वेरियस फोरम्स अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब और फेसबुक एंड ऑल। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से यूथ हॉस्टल इंडिया की एक ऐसी धुरी बनी हुई है जहां पर आकर आप सुकून के पल को जी सकते हैं, जैसे हमारा मध्य प्रदेश है प्राकृतिक सोर्सों का सोल्जर, वैसे ही यूथ हॉस्टल है। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने हिस्से के किस्सों को अफसाना बनने दीजिए जनाब, और जी भर के जीले ये लाइनों को गुनगुनाते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथ हॉस्टल एडवेंचर स्पोर्ट्स साहसिक गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग कस्बों में काम करता है। पर इसके साथ साथ समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, इसकी भी एक बहुत ही अच्छी मिसाल पेश करते हैं। कोविड के टाइम पे जब हमने देखा था कि सब मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए और दवाइयों के लिए सब लोग कितने परेशान हुए थे, एक बहुत ही कठिन दौर से आप और हम सब गुजरे, तभी हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम कुछ इस तरह की सुविधाएं अपने यूथ हॉस्टल के माध्यम से भी शुरू करें, जिससे हम समाज के आम आदमी की भी कुछ मदद कर सकें। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों ने यहाँ भोपाल में यूथ हॉस्टल में एक मेडिकल इक्विपमेंट बैंक की स्थापना करी, और हमने अपने सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट किया कि सभी के घरों में कोई ना कोई ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट रहता है जो उसने कभी बहुत पहले कभी यूज़ किया था और आज की डेट में वो यूज़ नहीं कर रहा है। हमने कहा वो आप हमें डोनेट करें। मेरी इस डिमांड, इस रिक्वेस्ट को लेके बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों ने अपने घर के पुराने जो इक्विपमेंट जो अभी उनके द्वारा यूज़ नहीं हो रहे थे वो तो दिए, साथ में कई लोगों ने नए नए इक्विपमेंट लाके हमको दिए। कई लोगों ने हमको नगद में डोनेशन दिया कि आप इससे नए इक्विपमेंट खरीदें। मेरे पास यहाँ पे हमारे पास व्हील चेयर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, मेडिकल बैग्स हैंगे, उनके जो गद्दे होते हैं एयर पानी भरने वाले, एयर भरने वाले, वो है, बीबी के इंस्ट्रूमेंट हैं। मतलब इतना सामान यहाँ पे हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, वॉकर्स हैं, और कि हमको ये जगह छोटी पड़ने लगी। पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो तो इन इक्विपमेंट्स को लेके जाते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और फिर उसके बाद जब वो वापस करते हैं वो जो डोनेशन देते हैं, क्योंकि हर इक्विपमेंट के मेंटेनेंस में हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर आपको जो डोनेट करना है जस्ट फॉर टू मेंटेनेंस दिस इक्विपमेंट आप हमें करके जाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग डोनेट करने के साथ साथ कुछ और अलग से भी हमको एक कैश डोनेशन भी देते हैं कि आप कुछ नए इक्विपमेंट और परचेज करें। और इसके सबसे अच्छी बात, हमारे मेंबर्स के अलावा भी समाज का जो सबसे वीक सेक्शन है वो भी हम लोगों से मेडिकल इक्विपमेंट लेके जाता है और इसको यूज़ करता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, और दूसरा जैसे आपको मालूम है लाइब्रेरी, हर एक पहले ज़माने में जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, गूगल नहीं होता था, हम हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी जाते थे। हम लोगों ने हॉस्टल में लाइब्रेरी एक शुरुआत करी है, वो भी सिर्फ डोनेशन से। हमने हर एक अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करी कि आपके घर में कोई ना कोई उपन्यास, कोई किताबें, कोई सीरीज़, जो भी आपके पास है, जो आपने पढ़ ली है और आपने सिर्फ आप सजा के अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टडी रूम में रखिए, वो हमें प्रोवाइड करें। आज मैं बताना चाहूँगा कि 2 अलमारियाँ भर के मेरे पास किताबें आ गई हैं, और हमने यहाँ यूथ हॉस्टल भोपाल में एक लाइब्रेरी की शुरुआत करी है। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप आइए, किताब लीजिए, पढ़िए।